मैं सोमवीर प्रजापत आपके सामने पार्ट थर्ड में हमारा टॉपिक था स्थिर विद्युत की। जो क्लास 12 के दो टॉपिक कर लिए हमने, कूलॉम का नियम कर लिया और उसका सत्यापन। इससे पहले हमने देखा था कि आवेश क्या है। आज हमारा टॉपिक है वो आवेशन की विधियां। कि आवेश तो हमने पढ़ लिया था, आवेश शब्द कहाँ से आया, आवेश के बारे में क्या क्या गुणधर्म थे वो सभी पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे कि हम आवेशन की विधियां कौन कौन सी हैं। हमारा पाठ का नाम है स्थिर विद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र। जो क्लास 12 है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र और वो आता है स्थिर विद्युतिकी के अंदर। तो हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। देखो आवेशन की विधियां तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखो। पहली होती है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है? तीन विधियां बताई मैंने, घर्षण द्वारा, दूसरी कहें प्रेरण द्वारा और तीसरी विधि आती है भौतिक स्पर्श द्वारा। तीन विधियां हैं। पहली घर्षण द्वारा। घर्षण नाम से स्पष्ट है कि कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जैसे ये मेरे पास दो वस्तुएं हैं, इनको मैं आपस में रगड़ूं तो ये हो गया घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन घर्षण द्वारा कैसे होता है वो देखो। जैसे ये मान लीजिए मैंने कांच की प्लेट ले ली, कांच की प्लेट है, इसको मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। ये मेरा है रेशम का कपड़ा, रेशम का कांच की प्लेट को मैंने जब रेशम के कपड़े से रगड़ा, मतलब इनको आपस में घर्षण करवाया, तो मैंने देखा भी कि कांच की छड़ प्लेट में से जितने धनावेश हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, कांच की प्लेट पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही मात्रा में रेशम के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब ऋण आवेश आ जाता है। फिर देखना एक बार, जब मैंने कांच की प्लेट को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो मैंने देखा कि भाई कांच की प्लेट में जितने धनावेश आ जाते हैं, कांच की प्लेट में जितने धनावेश आ जाते हैं उतनी ही मात्रा में रेशम के कपड़े पे क्या आ जाते हैं, ऋणावेश आ जाते हैं। ये होता है घर्षण द्वारा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो घर्षण कहलाता है। तो आवेशन की प्रथम विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन। अब दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि हमारी भौतिक स्पर्श द्वारा। दूसरी विधि की बात करें, भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कैसे होता है? जैसे कोई भी एक चालक गोला है, ये मान लीजिए मेरा एक चालक गोला है और इसको मैंने स्टैंड पे लगा रखा है। ये है मेरा चालक गोला, चालक गोला। चालक गोले का मतलब यह है कि इसमें आवेश पहले से ही है, चालक गोले में आवेश पहले से ही है। अब मैं इसके पास कोई अचालक गोला ले जाता हूं, ये मेरा है अचालक गोला, मतलब ये चलायमान नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस चालक गोले को अचालक गोले से स्पर्श करवाया। क्या है? भौतिक स्पर्श द्वारा। मैंने क्या किया, इस चालक गोले को अचालक गोले से स्पर्श करवाया तो मैंने देखा कि चालक गोले में, चालक गोले से आवेश अचालक गोले में चले गए। या मैं कह सकता हूं जितने चालक गोले में धनावेश हैं उतनी ही मात्रा में अचालक गोले में क्या आ जाते हैं, ऋणावेश आ जाते हैं। ये हमारी 2 नंबर विधि थी। मतलब इन दोनों को मैंने स्पर्श कराया तो स्पर्श कराया कि चालक गोले में जितने धनावेश थे उतनी ही मात्रा में अचालक गोले में से क्या आ गए, ऋणावेश आ गए। ये थी मेरी भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। 3 नंबर विधि कराएंगे हम। भौतिक स्पर्श द्वारा कर ली। अब 3 नंबर प्रेरण द्वारा। प्रेरण क्या होता है? सबसे पहले एक नाम देखेंगे हम, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, प्रेरण क्या होता है?
प्रेरण शब्द वो है, प्रेरणा मतलब किसी भी चीज को मैं प्रेरणा दूं, ये मान लीजिए मैंने स्टूडेंट को प्रेरणा दी कि भैया ये कार्य करो, तो वो प्रेरणा होगी। इसमें मैंने क्या किया, न तो स्टूडेंट के साथ सप्रेस किया, न स्टूडेंट को मैंने घर्षण किया, मतलब न तो सप्रेस कराया जाता है न ही घर्षण कराया जाता है, मतलब एक दूसरे को बिना छुए, प्रेरण मतलब एक दूसरे को बिना छुए। जब हम कोई भी दो वस्तुओं को बिना छुए एक दूसरे को आवेशित करते हैं, वो विधि हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे देखो प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे, एक गोला है, एक गोला है, ये मान लीजिए ये अचालक गोला है, ये अचालक है, इसका मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास कोई भी धातु की छड़ लेके जाते हैं, धातु की छड़, ध्यान देना इससे स्पर्श मत कराना, धातु की छड़ को इसके साथ स्पर्श नहीं कराया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि धातु की छड़ से जितने भी आवेश हैं या फिर धातु की छड़ पर जितने आवेश हैं उतनी ही मात्रा में अचालक गोले पर क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाता है, अचालक गोले पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। इस विधि को हम कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, इस विधि को क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला टॉपिक हमारा है श्रवण पत्र विद्युतदर्शी। अगला टॉपिक क्या है, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है और क्या काम में लिया जाता है, वो देखो। सबसे पहले तो विद्युतदर्शी और आगे नाम है श्रवण पत्र, ऐसा उपकरण, एक ऐसा उपकरण बनाया जाता है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु होती है उसमें आवेश की प्रकृति, मतलब आवेश उसमें क्या है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, उसकी प्रकृति देख सकते हैं और आवेशन की जांच कर सकते हैं कि वो वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है। उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक उपकरण बनाया जाता है, उसी उपकरण का नाम होता है श्रवण पत्र विद्युतदर्शी। एक बार फिर देख लो, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से वस्तु में आवेशन की प्रकृति या फिर आवेशन की जांच की जाती है कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं, या फिर आवेशित है तो उस पर धनात्मक आवेश है या फिर ऋणात्मक आवेश है। सबसे पहले उसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखो क्या होता है श्रवण पत्र विद्युतदर्शी। श्रवण पत्र विद्युतदर्शी एक कांच की बोतल के अंदर होती है, ये मान लीजिए एक कांच की बोतल है, ये कांच की बोतल होती है, इस पर सबसे पहले यहाँ पे कारक लगाया जाता है। कारक क्या होता है वो देखो, ये मान लीजिए ये है कारक। कारक मतलब बात यह है जिस पर कोई भी वस्तु होती है ना उसमें आवेश इधर से इधर नहीं हो सकता, या फिर हम कह सकते हैं कि कारक ऐसी अचालक वस्तु होती है। कारक क्या होता है, कोई भी अचालक वस्तु, या फिर इसको हम कारक की बजाय इसको हम ढक्कन भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक धातु की छड़, ध्यान रहे छड़ किसकी लेनी है, धातु की छड़, धातु की छड़ होती है, ये इसकी बनावट होती है, और धातु की छड़ के जस्ट नीचे यहां पे श्रवण पन्नी होती है, या फिर हम कह सकते हैं श्रवण के दो तार होते हैं, ये होती है ये यहां पे क्या होता है, धातु की कोई भी वस्तु होती है, ये यहां पर होती है धातु की वस्तु, ये होती है धात्विक रोड, धात्विक मतलब धातु की कोई भी रोड लगी होती है वो धात्विक रोड होती है। ये क्या होता है यहाँ पे श्रवण पत्र, ये क्या होता है श्रवण पत्र। ये कार्य कैसे करती है, कार्य विधि,
कार्य विधि, वर्किंग प्रोसेस कि ये श्रवणपत्ति है या फिर विद्युतदर्शी है, कैसे कार्य करती है, उसकी कार्य विधि। देखो कोई भी वस्तु होती है, ये मान लीजिए हमें ये वस्तु है, इसमें हमें आवेशन की प्रकृति या फिर आवेशन की जांच करनी है कि भैया ये आवेशित है या नहीं। इसके बारे में जांच करने के लिए देखो कार्य विधि क्या होती है, इस वस्तु को, इस धातु की वस्तु है ना, इसके संपर्क में लाया जाता है, इसको इसके संपर्क में लाया जाता है। तो इस वस्तु में जितने भी आवेश होते हैं, इस वस्तु से जितने भी आवेश होते हैं वो इस छड़ के द्वारा, छड़ के माध्यम द्वारा श्रवणपत्र में आ जाते हैं। इस वस्तु पर जितने भी आवेश होते हैं वो इस छड़ के माध्यम द्वारा श्रवणपत्र पर आ जाते हैं। तो श्रवणपत्र में क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दूर दूर या फिर पास आएंगी, इसमें हलचल होती है। कहने का मतलब इसमें क्या होती है, हलचल, जिससे हम इस वस्तु को कह सकते हैं कि ये वस्तु आवेशित है। अगर ये वस्तु आवेशित नहीं है, इस वस्तु पर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज है, तो हम कहेंगे कि श्रवणपत्र पर कंपन नहीं होगा, श्रवणपत्र पर कंपन नहीं होगा। अगर ये आवेशित है तो इस पर क्या होगा, कंपन होगा। ये क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस। ये क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस। भैया ये कार्य कैसे करती है, ये हम इसका क्या है, डायग्राम। ये थी श्रवणपत्र विद्युतदर्शी, श्रवणपत्र विद्युतदर्शी। एक बार फिर देख लो, ये मान लीजिए इस वस्तु में धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, इस वस्तु को इस धातु की सतह से संपर्कित किया जाता है। संपर्कित मतलब एक दूसरे को जोड़ना। तो जोड़ा तो ये धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश इस रोड से होते हुए श्रवणपत्र पर आ जाता है। तो श्रवणपत्र में क्या होने लग जाता है, कंपन, या फिर एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ये चालक, ये वस्तु है, ये चालक है, ये आवेशित है, ये आवेशित है, या फिर इस पर चार्ज है, और इसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक। इसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक। ये धनात्मक प्रकृति की वस्तु है। अगला टॉपिक हमारा है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कूलाम का नियम, पीछे हमने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम, जिससे हमने F निकाला था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसी से हम बल बहुल आवेशों, वो सिर्फ एक आवेश के मध्य था या फिर दो आवेशों के मध्य बल था। ये क्या है, बहुल आवेशों मतलब एक से अधिक, या फिर कह सकते 2 3 4 5 कितने भी आवेश हो उनके मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे भाई कैसे, माना ये मान लीजिए XY तल है, ये क्या है, ये X और ये Y। XY तल है, इसमें Q1 Q2 Q3 ऐसे Qn आवेश हैं। इसमें क्या है, ये मान लीजिए Q1 है, ये आवेश मेरा Q1 है, ये Q2 है, ऐसे ही है Qn तक। कहां तक है, Qn तक आवेश है। और ये मेरा मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है। अब देखो मूल बिंदु के सापेक्ष ये इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। क्या है, R1। Q1 के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है R1। इसी तरह मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या है, R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। इसी तरह मूल बिंदु के सापेक्ष Qn का स्थिति सदिश क्या है, Rn वेक्टर, Rn वेक्टर। इन आवेशों के कारण, इन आवेशों के कारण ये मान लीजिए यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश जिसपे हमें जांच करनी है, परीक्षण आवेश है। और ये परीक्षण आवेश पर बल लगाते हैं, परीक्षण आवेश पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो हमारा नाम आता है यहाँ पे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले हम तो परीक्षण आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा आवेश, एक ऐसा आवेश जिसका, ये मान लीजिए यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 है। परीक्षण आवेश क्या है, Q0।
एक ऐसा आवेश जिसका समय का कोई क्षेत्र नहीं होता है, एक ऐसा आवेश है जिसका समय का कोई क्षेत्र नहीं होता है और न ही वह किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है। ध्यान देना भाई, न ही वह किसी दूसरे आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है, बल्कि स्वयं पर बल का अनुभव करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि भैया ये दूसरे पर तो आवेश बल नहीं लगाता है, लेकिन इस पर कोई दूसरा बल लगा देता है। वह आवेश क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। एक बार फिर देख लो, वह आवेश जिसका समय का कोई क्षेत्र नहीं होता है, वह किसी दूसरे आवेश पर कोई बल नहीं लगाता है, बल्कि स्वयं पर अपने आप पर बल का अनुभव करता है। वह आवेश क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। वह क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। यह परीक्षण आवेश की डेफिनेशन दी। तो अब देखेंगे जो इस पर कुल बल है, इस पर कुल बल मतलब परिणामी फोर्स, टोटल फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं। कुल बल कह दो, परिणामी बल कह दो, या फिर टोटल फोर्स कह दो। कुल बल है वो इन सभी आवेशों के बलों के योग के बराबर होता है। इस पर जो परिणामी बल है वो प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। तो इस पर मैं कह सकता हूं F1 किसके कारण होगा, Q1 आवेश के कारण। इसी तरह प्लस में F2 Q2 आवेश के कारण। ऐसे ही F3 कौन सा होगा, Q3 आवेश के कारण। इसी तरह Fn मतलब n तक जितने भी आवेश हैं उनका योग Q0 है वो इसके परिणामी योग के बराबर होगा। देखो F1 कैसे निकालेंगे, F1 बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम से क्या था, कूलाम का नियम, कोई भी दो बिंदु आवेश हैं उनके मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो क्या था हमारा, F = K Q1 Q2 अपॉन R² था, ये था। तो देखो F1 क्या होगा, Q1 और Q0 के मध्य बल, Q1 और Q0 के मध्य बल, और बीच की डिस्टेंस मान लीजिए मैंने R1 वेक्टर मानना है तो R1 होगी। देखो क्या था, K Q1 Q0 अपॉन R², K Q1 Q0 अपॉन R², एक नंबर हो गया। F2 निकालेंगे, यहां से F2 निकालेंगे, F2 = K Q2 आवेश के कारण, K Q2 Q0 अपॉन R²। इसी तरह ये मान लीजिए मेरी समीकरण नंबर 2 हो गई, F3 बराबर क्या निकालेंगे, K Q3 Q0 अपॉन R²। इसी तरह निकालेंगे, जैसे लास्ट तक चल जाएंगी Fn तक हो जाएंगे। Fn बराबर K Qn Q0 अपॉन R²। ये रह गया भाई R1 R2 ऐसे R3 और Rn का स्क्वायर। ये देखना, अब इनको जोड़ दो। ये मान लीजिए समीकरण 1 2, ये मान लीजिए मैंने समीकरण नंबर 3 मान ली, ये मान ली 4। समीकरण 1 2 3 और 4 का मान परिणामी समीकरण है जो सबसे पहले था, इनमें रख देंगे। तो F बराबर क्या आ जाएगा, वो देखो F बराबर क्या आ जाएगा, F = क्या आ जाएगा मेरा, K Q1 Q0 अपॉन R1, K Q1 Q0 अपॉन R1² प्लस K Q2 Q0 अपॉन R2²। F1 का मान रख दिया मैंने, इसी तरह F2 का मान रख दिया, इसी तरह F3 का मान हो जाएगा। F3 का मान क्या हो जाएगा मेरा, K Q3 Q0 अपॉन R3²।
ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में किसका आ जाएगा, एफ एन का मान रख देंगे। एफ एन का मान रख देंगे के क्यू एन क्यू नोट अपॉन आर एन का स्क्वायर। ये सिर्फ एफ के मान हो गए। आगे देखो क्या करेंगे, मैं थोड़ा मिटा देता हूं यहां से। देखो ये मेरा एफ का मान आ गया। इसमें जो भी चीज कॉमन है वो कॉमन ले लो, कॉमन में जो भी है वो कॉमन में ले लो। क्या क्या है, के और क्यू नोट कॉमन में है, कॉमन में आ जाएगा के और क्यू नोट, ये आ गया कॉमन में। तो इसमें बच गया Q1 बटे R1 स्क्वायर, ये बच गया Q1 बटे R1 का। इसी तरह इसमें Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसी तरह इसमें बच गया Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे बच गया Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर, Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर। अब देखो F बराबर देखो इसको मैं समेशन के रूप में लिख दूं, योग के रूप में लिख दूं। इस पूरी समीकरण को यहां से यहां तक है मैं योग के रूप में लिख दूं, या फिर हम कह सकते हैं समेशन के रूप में लिखूं। तो कैसे लिखेंगे, आगे तो आ गया मेरा के क्यू नोट समेशन। आई का मान है, आई का मान 1 से लेके कहां तक है, एन तक। आई का मान 1 से लेके एन तक, या फिर न्यू कह सकते हैं आई का मान 1 से लेके आई का मान कहां तक है, एन तक। कैसे भी लिख दो, यहां पे क्या है क्यू, आई का मान हो गया, आई का मान 1 रख दो, कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। इसी तरह नीचे क्या है आर, नीचे क्या है आर, और ये भी आ जाएगा आई का मान हो गया। ये आ गया मेरा समेशन के रूप में। तो ये मेरा किसका मान आ गया, मेरा परिणामी बल का, परिणामी बल F इक्वल टू के क्यू नोट समेशन I टेंस टू 1 to n तक, 1 से n तक QI अपॉन RI। इसे हम कहेंगे बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेश मतलब एक से अधिक आवेशों के कारण मध्य लगने वाला बल, या फिर इसको कहेंगे अध्यारोपण, मतलब किसी पर आरोपित हो जाना, अध्यारोपण। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बताई परीक्षण आवेश की। किसकी बताई, परीक्षण आवेश की। ये मेरा था बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे हम करेंगे बिंदु आवेश के कारण बल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर बल जो भी है वो टॉपिक करेंगे। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसी तरह आगे क्लास चलती जाएंगी। लगभग 1 या 2 पार्ट में प्रथम जो स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट लेसन है, स्थिर वैद्युतिकी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट लेसन है विद्युत क्षेत्र, वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।